और यूपी में एक और भी बात बड़ी स्पष्ट है कि देखा और FIR हो जाएगा तो उनको गैंगस्टर में नाम डाल दिया जाएगा। पहले तो इनको बेल लेना पड़ेगा, बेल लेना पड़ेगा। हाँ, और फिर ये 3 साल 4 साल 5 साल जब तक चलेगा केस, नहीं अभी ऑफिशियल मीडिया में नहीं बोलना चाहते, जब हमारे पास आएंगे तब उनको इसका भी हल बता लड़ेंगे आप उनके लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद के खिलाफ जब से केस दर्ज हुआ है, लगातार भारतीय जनता पार्टी आग बबूला है और भारतीय जनता पार्टी लगातार डिमांड कर रही है कि इनके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है इनके खिलाफ कार्रवाई हो, जेल भेजा जाए, साथ ही साथ आकाश आनंद की सभी चुनावी सभाएं रद्द की जाएं। आज हम सारे मामले को समझने के लिए आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी के पास। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। चुनाव चल रहा है, रैली चल रही है, जनसभाएं हो रही हैं। मायावती जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद हैं, उनके खिलाफ पहला आपराधिक केस दर्ज हुआ है। सेक्शन क्या है सर? सेक्शन की बात करूं तो आईपीसी की धारा 171 सी, 153 बी, 188, 502(2) और आरपी एक्ट की धारा 125 के तहत केस दर्ज हुआ है। जिन धाराओं का उन्होंने उल्लेख किया है, इससे यह साबित होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो चुनाव लड़ने का ढंग है उससे वो पार्टी गिर चुकी है। जो इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट है उसका कहीं न कहीं मिसयूज किया जा रहा है। उसी प्रकार से जैसे इंडिया अलायंस की विभिन्न पार्टियों के ऊपर उपयोग किया जा रहा है, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में कुछ पार्टियों के अगेंस्ट में जा कर के इस तरह से किया जा रहा है। अब यह सवाल उठता है कि किन स्पीचों को लेकर के उन्होंने बोला है। सर, एक स्पीच मैं आपको बताना चाहता हूं सर, वैसे वायरल है कि यूपी के संदर्भ में बोला उन्होंने कि ये जो सरकार है ये बुलडोज़र की नहीं, आतंकवादियों की सरकार है, जनता को गुलाम बना रखा है। देखिए, उनका व्यक्तिगत अपना स्टेटमेंट हो सकता है, पर मैं आपसे यह ज़रूर कहना चाहता हूँ करंट की जो रूलिंग पार्टीज़ है ठीक, उस रूलिंग पार्टी में कहीं न कहीं समानता का जो अधिकार है, जो इंटीग्रिटीज़ ऑफ पीपल्स है, इक्वलिटीज़ द बिफोर लॉ है, इसके साथ में जो समरता का एक होती है बातें बहुत सारी, इन सारी चीज़ों को अनदेखा करते हुए इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ की राजनीति करने की शुरुआत किया, वो है धर्म के नाम पर। जो धार्मिक गुरु थे, धार्मिक गुरु कहीं न कहीं विलुप्त सा होते जा रहे हैं और जो धर्म और संसद की जो हमारी हुआ करती थी, वो संसद में यह धार्मिकता के आधार पर लोग अब अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इनसे न तो शिक्षा की बात की जा रही है, न तो इनसे इकोनॉमी की बात की जा रही है, न तो इनसे भारत देश की कानूनी व्यवस्था पर बात की जा रही है। दिन दहाड़े लोगों को गोलियां मार दी जाती है, लोग पूरे सर्कल और घेरे में होते हैं और उसके बाद वहाँ पर उठा के गोली कोई छोटा सा बच्चा, माइनर बच्चा आता है, मार दिया जाता है। लोगों को किस तरह से स्पेशल जाति, स्पेशल गरीब लोगों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आप गोमती का देख लीजिए, फ्रंट प्लान्स में जो चल रहा है, पूरे यूपी के गरीब लोग उसमें जाकर के बेचारे बसे। उन गरीबों को किस तरीके से झुग्गियों को गिराने के लिए यूपी गवर्नमेंट टारगेट कर रही है। तो ये सारे जितने मुद्दे हैं, रिलाय मुद्दे हैं, ये मुद्दों को छोड़ करके यह सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए, अपने को सत्ता में बने रखने के लिए सारे वो काम कर रही है किस तरीके से विपक्ष पार्टियां विलुप्त हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, समाप्त हो जाएं और उनके सामने और किसी का झंडा बैनर न दिखे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्तमान में इसी प्रकार से एक सप्लीमेंट्री की तरह करता हुआ नज़र आ रहा है, न कि वह एक भारत देश का संवैधानिक तंत्र के रूप में काम कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी विशेष, एक करंट रूलिंग पार्टी का एक तंत्र मात्र बन के रह गया है। सर, अब बीजेपी काफ़ी आक्रामक हो गई है, अब चुनाव आयोग के पास जा रही है, केस तो दर्ज करा ही दिया। ये जो केसेस हैं इनको देखकर आपको क्या लग रहा है? इसमें जेल है, बेलेबल है, बेल है? ऑफेंस जो आपने बताया है मैं एक बार देख लेता हूँ। आईपीसी का सेक्शन 171, 153B, 188, 502(2), आरपी एक्ट 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 171 जो होता है फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, यानी किसी को गलत तरीके से प्रेजेंटेशन करने के लिए होता है, यह कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। दूसरा 153 जो है बी और 188 ये नॉर्मल धाराएं हैं। क्या है सर, इसमें क्या है? 188 में ये होता है कि आपने जो गवर्नमेंट का कुछ रूल्स पावर्स मतलब लागू है, चुनाव उल्लंघन हो, करेक्ट, ऐसे ही कुछ समझते कुछ भी गवर्नमेंट की जो मतलब इस पर चल रहा हो, उनका कुछ गाइडलाइंस होगी, उस गाइडलाइन का वायलेशन कर रहे हैं। जैसे सोशल डिस्टेंस है, 3 से 4 ज़्यादा लोग न आ जाएं, एक मैंने उदाहरण के तौर पर ऐसा कुछ समझ सकते हैं। तो आप ये जो है इंटेंशनली वर्ड यूज किया है, इसलिए ऐसा उन्होंने इनको माना है, इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को माना है। यह मैटर डिसाइड करेगा कोर्ट कि ये क्या सही है क्या गलत है। अभी तो सर ये इलेक्शन कमीशन नहीं, ये तो सीतापुर में केस दर्ज हुआ है इस धाराओं में। हाँ, वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसमें गवर्नमेंट भी करा सकती है। तो यदि सीतापुर में हुआ है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
के बिहाफ पर हो सकता है, या तो सिर्फ वहाँ पर डीएम या पुलिस स्टेशन के थ्रू ये भी हो सकता है कि सौहार्द बिगड़ने का कुछ भी कारण वो दे सकते हैं, कारण वो कुछ भी दे सकते हैं। पर मेरा सवाल ये है, ये बयान इस तरह भड़काऊ लग रहा है पहली नज़र में। क्या हिंसा फैलाने की कोशिश ऐसा कहा जा रहा है? यदि बहुत सारी बातों को देखा जाए तो मुझे लगता है कि बीजेपी को अपने कार्यतंत्र पर भी विचार करना चाहिए। जैसे एक आजकल यूपी में बड़ा एक फेमस नाम हो गया है बुलडोजर बाबा की तरह, मध्य प्रदेश में एक बुलडोजर मामा फेमस हुआ है, जिसको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से अभी स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, आप लोगों को पता है, मैं मीडिया के माध्यम से बोलना भी चाह रहा हूँ। इसी प्रकार से विभिन्न राज्यों में जहाँ पर इस तरह की सरकार है, हसल जस्टिस, हसल निर्णय उन्होंने देने का, त्वरित न्याय देने का उन्होंने एक प्रथा चलाई, और बिना किसी न्यायालय के निर्णय के, बिना किसी कोर्ट के डायरेक्शंस के, वह व्यक्ति की प्रॉपर्टी हो सकता है कि वो फॉल्स तरीके से फंसाया जा रहा हो सकता है कि पुलिस ने उसको इंटेंशनली फंसा दिया हो सकता है कि वह प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कोर्ट में चल रहा हो सकता है कि वह व्यक्ति का आपस में कुछ असमंजसवश किसी नेता ने किसी व्यक्ति का नाम डलवा दिया हो, पर 5 साल बाद जब वह व्यक्ति, 3 साल बाद वह जब व्यक्ति वह फ्री और फेयर तरीके से उस केस से जब बाहर आएगा, तब उसके साथ वह सरकार क्या निर्णय देगी। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि तत्काल में तो आपने उसका घर गिरा दिया, उसके घर के लोगों के ऊपर एलिगेशन लगा करके अंदर कर दिया, कस्टडी भेज दिया, पेपर में डिफेम कर दिया, आपने सारी चीज़ों को लेकर के आपने ये सारे काम कर दिया है। पर यह सवाल है कि ये 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद जब वो बाइज्जत बरी होगा उस केस में, तब उस सरकार क्या उन सारे लोगों का कंपनसेशन वापस करेगी? अभी क्या वो सरकार ये जो धाराएं हैं 503 और 125, 502 एक सेक्शन लगाए, नॉर्मल आईपीसी का सेक्शन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। 125 पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, इसमें गाइडलाइन होती है किसी भी पार्टी की, यदि प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो उसको उसकी पार्टी इसके जो नॉर्म्स यानी रूल्स रेगुलेशन, इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसके बिहाफ पर बोलना है, उसके एक्ट के बाद में। अब उनको सफाई देना है एफिडेविट के साथ में, सारे अवेलेबल ऑफेंस है। ऐसा क्या आकाश आनंद को सर अब जेल हो सकती है? उनको जमानत करानी पड़ेगी इन सारी चीज़ों पर, और इसके साथ में मजिस्ट्रेट के पास इसमें पावर है, और मजिस्ट्रेट उसमें सामान्यतः दे देंगे, नहीं देते हैं तो आगे जा करके उनको मिल जाएगी बेल। कोई बहुत बड़ा सीरियस मैटर ये नहीं है। चुनावी सभाएं जहां रद्द करने का सवाल है उस पर बताइए। चुनावी सभा में इनके इसके आधार पर उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह एक बैकग्राउंड बना देगी कि इस व्यक्ति के हेट स्पीचेस हैं, इन व्यक्ति के आधार ये जो इनके इस तरह के सेक्शंस में इनका नाम रजिस्टर्ड है ऑफेंस में। और यूपी में एक और भी बात बड़ी स्पष्ट है कि देखा और FIR हो जाएगा तो उनको गैंगस्टर में नाम डाल दिया जाएगा। तो फिर आकाश को गैंगस्टर में नाम डाल दिया जाएगा? यदि एकाक 2 FIR और हो जाते हैं तो यूपी का सामान्य रूल है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा FIR हो जाते हैं तो उसको गैंगस्टर की लिस्ट में डाल दिया जाता है। ऐसे ही इनके ऊपर एकाक और डाल देंगे तो गैंगस्टर की लिस्ट में वो आ जाएंगे, 1-2 यदि और ज़्यादा। उसके बाद फिर वो गैंगस्टर एक ख़राब शब्द होता है जो नेगेटिव इंप्रेशन देता है। यह करंट रूलिंग पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा करने में कोई भी कोताही नहीं बरतेगी, और उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट से हटाने का एक इनके लिए सरल और सुगम एक माध्यम होगा, जिसके ऊपर इस तरह से केसेस, ऑफेंस, चारित्रिक जो भी चीज़ें हैं, डिफेम करने वाले, पार्टी का हनन करने के लिए ये सब चीज़ें करके उसको इन कहीं यदि वो कहीं वोट कुछ काट भी रहा होगा तो उसको बाहर करने का एक रास्ता है। सर अभी नए नए युवा हैं और राजनीति में युवाओं की भागीदारी भी होनी चाहिए। अगर ऐसे शुरू में ही केसेस दर्ज हो जाएं युवाओं पे तो फिर कैसे आगे युवा राजनीति में आएगा? सवाल तो आपने अच्छा किया है, पर जो वर्तमान सरकार है वो कहती है कि भारत देश की जनता 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है, यह मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यह चाहती है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो के अनाज की हैसियत पर रहें। मोदी की गारंटी यह भी चाहती है कि भारत देश के लोग ज़्यादा एजुकेटेड ना हो, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी ना हो, बहुत ज़्यादा युवा भी नहीं आए। वो इतने ही लेवल में उनको शिक्षा दीक्षा दी जाए कि जिससे वो चौकीदार या उसके इक्विवेलेंट के लोकल के लेवल पर काम कर सके। आज आप एजुकेशन का लेवल जो 3rd क्लास 4th क्लास का है, आप देख लीजिए इतना घटिया लेवल का बना दिया। उसमें इंटेलेक्चुअल ज़्यादा आप उम्मीदें करने की कोशिश भी नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप इंडिया का उठा करके विदेश के जो फॉर्मेट हैं एजुकेशन के सिस्टम स्टैंडर्ड अपने, या ICSE बोर्ड के, IB बोर्ड के, और भी बोर्ड के बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, उनको आप देख लीजिए। भारत देश का बोर्ड का आपका NCERT और सारे बोर्डों को पता चल जाएगा। सर राहुल गांधी ने भी सरकार को चोर कहा था और माफ़ी नहीं मांगी थी, सज़ा हो गई थी, सांसदी चली गई थी। क्या इस संदर्भ में भी ऐसा कुछ है कि माफ़ी मांगें तो कुछ जो केसेस हैं वापस कर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ?
मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ, एक राहुल गांधी पर भी और एक अमित शाह नरेंद्र मोदी पर भी। पहला प्रश्न मेरा अमित शाह नरेंद्र मोदी वाले प्रश्नों से है, जिसमें प्रधानमंत्री यह कहते हुए नजर आए हैं कई जगह पर, या जैसा भी हो, हमारे पास जो SMS आए थे उनमें उन्होंने बोला कि यदि कांग्रेस पार्टी आती है सत्ता में तो लोगों के अपने जेवर वगैरह कुछ ऐसा शब्द स्कैन करेंगे। हाँ, कुछ ऐसा शब्द यूज किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, क्या आपने ऐसी कार्यवाही किया? दूसरा, अमित शाह ने बोला था कि कांग्रेस पार्टी आती है तो मुस्लिमों को लेकर के बोला कि मुस्लिम के लिए कांग्रेस आते ही ये सारे पदों में भर देगी। किस कांग्रेस पार्टी के किस जो उनका वचन पत्र है, कहाँ पर ये शब्द मेंशन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आयोग है वो भी निष्पक्ष नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। करेक्ट। आपने इस पर कितना एक्शन लिया? किसी पार्टी को इतने बड़े लेवल पर डिफेम किया जा रहा है, आपने उस पर क्या एक्शंस लिया है? आपने एक व्यक्ति, छोटा बच्चा है, मान लिया मैंने, ठीक है जो भी हो, यदि उसने कुछ बोला भी होगा तो आपने बड़े सारे FIR दर्ज करके उसका नाम आगे कर दिया। पर आपसे मेरा प्रश्न है कि जो इतने बड़े निचले लेवल से लेकर इतने सालों तक CM रहे, भारत देश के PM हैं, जो ED CBI और इनकम टैक्स का तड़ातड़ अपोजिट पर छापा मरवाते हैं, क्या उनके ऊपर भी दम है? आपके ऊपर एक आगे FIR कर सकते हैं आप? है हैसियत आपके पास कि अपोजिट के लोगों को आपको घेर के रखना? जब वो दूध के धुले हैं तो फिर काहे उनको काहे डर रहेगा? आप खुद देखिए ना, वीडियोस जो आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, राहुल जी को स्टेटमेंट उन्होंने कहीं दिया था जो नरेंद्र मोदी के ही स्टेटमेंट को उन्होंने रिपीट किया क्या था। आलू सोना वाली बात कर रहे हैं? करेक्ट। उसको लेकर के पूरे भारत देश में उस वीडियो की क्रॉप करके पूरे भारत देश से फैलाई गई। उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहीं FIR नहीं किया। भारत देश के विभिन्न राज्यों में कहीं FIR कांग्रेस की भी तो गलती है। कांग्रेस क्यों नहीं इसमें कुछ एक्टिव रोल दिखाती है, आंदोलन प्रदर्शन करती है? कहीं पार्टियों की भूमिका रहती है ना, सड़क पे नहीं आती है। एक्चुअली कांग्रेस एक बड़ी विचारधारा है। जब भारत देश जब आज़ाद हुआ था उसमें गरीबी, भुखमरी, ये सब चीज़ें थी। उस भारत देश को ले आकर के आज यहाँ खड़ा किया है। तो इतने छोटे लेवल पर न इतना उनके पास समय है, न इतना वो करना चाहते हैं। क्यों कहते हैं, मेरे फादर एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि बराबरी का मुकाबला हो तो बड़ा अच्छा लगता है। यानी कंपटीटर भी हो तो आपका एक लेवल का होना चाहिए, इस लेवल का नहीं होना चाहिए कि घटिया लेवल का हो। तो क्या बीजेपी से बड़ी है कांग्रेस? बीजेपी आज जहाँ पर खड़ी है, कांग्रेस हमेशा रही है। आज ये पहली बार आए हैं, सत्ता देख रहे हैं, इसलिए इनको लग रहा है कि हम सामने वालों को सबको ख़त्म करके हम ही सब श्रेष्ठ बन जाए। हम ही इस देश में आज से अगले दशक तक, कई दशकों तक हम बने रहें, उसको लेकर के प्री प्लान बना रहे हैं, अपना एजेंडे चला रहे हैं। पर वह देश की जनता देख रही है, देश की जनता समझ रही है। धीरे धीरे करके सब लोगों का भूत उतर जाएगा, धर्म का भी और इसके साथ में और भी विभिन्न चीज़ों का भी, नीतियों का भी, शिक्षा का भी, कि आज भारत देश 1947 वाली सदी में क्या फिर चला गया क्या? अरे इतने बुरे दिन नहीं आएंगे सर, समय का इंतज़ार करिए आप भी। ये भारत देश की कई दशक बर्बाद हो रहे हैं। तो संसद, नई संसद बन गई, लोकतंत्र संविधान कहा जा रहा है अब सुरक्षित है। नई संसद बनने से यदि ये सारी चीज़ें बन जाएं तो एक हमें आलोक शर्मा जी का स्टेटमेंट बड़ा अच्छा याद आता है कि नॉर्थ कोरिया का पार्लियामेंट बड़ा अच्छा बना हुआ है, और वहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट बनाने से और उसके अंदर बैठने से सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं। क्या पुराने ज़माने हमारे और आपके पूर्वज पंच परमेश्वर का कॉन्सेप्ट होता था, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और जजमेंट दे देते थे। सुप्रीम कोर्ट का जहाँ हमारे CGI साहब बैठते हैं, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है जहाँ वो बैठते हैं, बहुत लोगों की सेटिंग नहीं है, और वहाँ देश के सबसे बड़े न्याय दिए जाते हैं। पार्लियामेंट में कई हज़ार करोड़ रुपये खर्च करके पार्लियामेंट बड़ी खूबसूरत बनाया जाए, पर वहाँ पर लोगों के चुनाव से संबंधित, लोगों के जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति की आज़ादी है, चीज़ याद दिलाऊंगा आपको, बीजेपी के ही सांसद ने, विधोड़ी ने BSP सांसद कुंवर दानिश साहब को, जो अब BSP में नहीं है, शायद कांग्रेस में आ गए हैं, उनको आतंकवादी कहा था, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वही मैं आपसे कहना, वो भी मुझे लग रहा है पार्लियामेंट में बोला था। हाँ, पार्लियामेंट में कितने, हाँ नई संसद में, नई संसद में हुआ तो क्या हुआ अभी तक? कितने एक्शन लिए गए, कितने FIR दिल्ली पुलिस ने कर दी, कितना उनके ऊपर जो ओम बिरला जी थे लोकसभा स्पीकर, उन्होंने क्या क्या कर दिया? कुछ नहीं, नथिंग। टिकट काट दिया इस बार किसका? विधोड़ी का टिकट कटना एक अलग विषय है, पर उससे पर एक्शन क्या लिया गया? टिकट कटना तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना, पर आप उस फैक्ट के लिए क्या एक्शन लिए हैं, ये तो कहीं नहीं दिखाया देश में। यह भारत देश में जो चीज़ें चल रही हैं वह कहीं न्यायप्रिय होती हुई नहीं नज़र आ रही हैं। और आप जैसे जो सोशल मीडिया के आवाज़ उठाने वाले देश के लोग हैं, वो देश में आवाज़ अपनी तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि आप ही बस है, बहुत सारे लोग हैं। सर अब आखिरी प्रश्न ये है, जिस तरह से केसेस दर्ज हुए हैं इनके खिलाफ, नए युवा नेता मायावती जी के उत्तराधिकारी हैं, पार्टी को अब क्या करना चाहिए? क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहाँ दरवाज़ा खटखटाएं कि भैया ये जो गलत किया, लगातार गलत कहा जा रहा है, कौन गलत सही करेगा? कोर्ट करेगी इसको। तो कोर्ट में जाना चाहिए इन्हें अब?
कोर्ट में जाने के अलावा उनके पास रास्ता ही नहीं है। हाँ। अब इनको कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद केस में कंटेस्ट भी करना पड़ेगा, बेल लेना पड़ेगा, बेल के बाद इसके बाद इनको फिर आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। पहले तो इनको बेल लेना पड़ेगा। बेल लेना पड़ेगा। हाँ, अब फिर ये 3 साल 4 साल 5 साल जब तक चलेगा केस, तब तक इस केस को कंटेस्ट करेंगे ये, अच्छा, और उसके बाद कोर्ट इनको डिसाइड करेगी कि ये केस में इनको बरी किया जाए। सजा वजा भी हो सकती है इसमें? हाँ, सज़ा तो देखिए सारे केसेस में होती है, ऐसा नहीं है। पनिशमेंट चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 1000 रुपये का हो, चाहे करोड़ रुपए का हो। सज़ा चाहे 1 दिन की हो, 1 घंटे की हो, सालों की हो, सज़ा होती है। यानी आकाश सजा से नहीं बच पाएंगे, ऐसा कह रहे हैं आप? या कुछ है कोई और हल समस्या का इसका? बहुत सारे हल हैं, बहुत सारे। जैसे सर नहीं, अभी ऑफिशियल मीडिया में नहीं बोलना चाहते, जब हमारे पास आएंगे तब उनको इसका भी हल बताएंगे। लड़ेंगे आप उनके लिए? मैं भारत देश के प्रत्येक नागरिक के लिए लड़ूंगा, जो इस देश के संविधान से, जो हमारे संविधान में चीज़ें दी गई हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का हो, मैं सबके लिए केस लड़ूंगा। सिर्फ और सिर्फ यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसके साथ अन्याय किया गया है। चलिए, तो नरेंद्र मिश्रा सर ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि वो मायावती जी के लिए केस लड़ेंगे, आकाश आनंद जी के लिए केस लड़ेंगे, और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।